जय हिंद दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू यूसी एकेडमी। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी 2025 की एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है। अब आप एंटर कर गए हैं 2026 की क्लासेस में। उससे पहले आपको ये एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है कि जो 2025 में क्वेश्चन पूछे हैं उससे आपको क्या सीख मिल रहा है कि नेक्स्ट ईयर की जो आपकी तैयारी होगी वो कैसी तैयारी होने वाली है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सीएपीएफ पॉलिटी 2025 की जो क्वेश्चन आए रखे हैं उनकी हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन होगी वो कितने बेहतरीन तरीके से होने वाली है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। इंफॉर्मेशन ये है कि हमारी टीम आपके लिए एक मोस्ट अवेटेड बैच लेके आई है। मोस्ट अवेटेड बैच है, दैट इज द फाउंडेशन बैच फॉर सीएपीएफ। फाउंडेशन बैच फॉर सीएपीएफ 2026। अब आप बोलोगे कि इस बैच की खासियत क्या है। ये बहुत ही लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर इस बैच की खासियत क्या है, कुछ तो बताइए। मैं बिल्कुल बताऊंगा। इस बैच में आपको 200 प्लस आवर की लेक्चर्स मिलेंगी जो सारी पेपर 1 प्लस पेपर 2 को कवर करने वाला है। आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों को कवर करेगा। सेकंड देखोगे आप तो हम लोग आपको सिर्फ स्टेज 1 तक तैयारी नहीं करवाएंगे, उसके बाद की जो आपकी पीईटी होगी, पीएसटी होगी, स्टेज 2 होगा, उसकी भी प्रिपरेशन हमारे यहां ही होगी। हमारे जो फैकल्टी है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो सिलेक्टेड हमारे यहां ऑफिसर्स हैं, वो आपको स्टेज 2 की भी तैयारी कराएंगे। देन स्टेज 3 आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी होगी। दैट मीन्स एक ही प्लेटफॉर्म पे, यूसी एकेडमी की ही प्लेटफॉर्म पे आपकी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तीनों चीज की तैयारी यहीं पे होगी। देन अब आप मेरे से पूछोगे कि सर इसकी कुछ और फीचर बताइए। डेफिनेटली बताऊंगा। इसके अंदर आपको पेपर 1 की प्लस पेपर 2 की दोनों की सेपरेट 50-50 प्लस टेस्ट सीरीज इसी के अंदर आपको अवेलेबल होने वाली है। टेस्ट सीरीज इसी के अंदर अवेलेबल होगी और उसे इवेल्युएट करेंगे। पेपर 1 तो एमसीक्यू फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपकी पेपर 2 है इसके इवेल्युएशन हमारे जो सेलेक्टेड जो ऑफिसर्स हैं वही इनको भी इवेल्युएट करेंगे इस पेपर को। इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। अभी इंडिपेंडेंस डे की हमारी सेल चल रही है और इसलिए इसकी जो प्राइस है, इस बैच की जो प्राइस है वो है 7,999, लोवेस्ट टिल एवर। पूरे मार्केट में ये सबसे अभी तक का चीपेस्ट रेट है, जिसमें हर एक फैकल्टी, एक डेडिकेटेड आपके लिए फैकल्टी होंगे। मैं आपको इकोनॉमी एंड पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, वैसे ही कोई एक्स टीचर आपको कुछ और पढ़ाएंगे। ऐसे ही सारी पूरी आपकी सिलेबस पेपर 1 और 2 की कंप्लीट होगी। ये पूरे फाउंडेशन बैच आपकी 10 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से इनरोल कर लें क्योंकि हमारे पास सीट लिमिटेड रहती है और ये प्राइस भी लिमिटेड है। इसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे की बातें कि हम लोगों को कैसे जज करना है कि 2026 की पैटर्न क्या होगी। देखो, यूपीएससी मींस अनप्रेडिक्टेबल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसीलिए आप उससे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। बट एटलीस्ट आप इस पीवाईक्यू से जो 2025 में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके एनालिसिस से एटलीस्ट आप कुछ पॉइंट जज कर पाओगे कि नेक्स्ट ईयर की हमारी तैयारी कैसे होने वाली है। अगर आप वेटेज की बात करोगे तो 2020 से 2025 तक वेटेज को हमेशा एक स्टैग्नेटेड वे में देखा गया था। ऑलमोस्ट 15 प्लस क्वेश्चन हर साल आते थे। आप 20 ले लो, 21 ले लो, 22 ले लो, 23 ले लो, लेकिन 2025 में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले। इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 प्लस क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले हैं अपने पॉलिटी के सेक्शन से। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर क्या मैं इस सेक्शन को मिस कर दूं? बिल्कुल भी नहीं, ये बस एक बार की चांसेस है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपको फिर से 15 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि आपकी ये जो क्वेश्चन है, जो 15 प्लस क्वेश्चन, ये मिस हो जाए और आप लिस्ट से बाहर हो जाओ। ऐसी गलती नहीं करनी है। ये बस एक बार का है, हर बार आपको अप्रॉक्स इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एनालिसिस को, 2025 के क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि ये कहां से, ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनकी सोर्स क्या है, आपको कौन सा बुक रेफर करना है, हमारी लेक्चर को कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, जो पेपर में, ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन नंबर 26 था। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, ए ऑप्शन द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी द चार्टर्ड एक्ट 1813, द चार्टर्ड एक्ट 1833, द चार्टर्ड एक्ट 1853। इन चारों का ये आपका प्रोविजन है, ये क्या है आपका प्रोविजन है। और ये जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ये प्रूफ दे रहा है कि जो सारी क्वेश्चन है वो आपके लक्ष्मीकांत के अंदर से ही आई है, लक्ष्मीकांत के बुक के अंदर से ही, जो पॉलिटी की बुक है उसी के अंदर से आई है। और हम लोग की जो सोर्स रहती है पढ़ाने की अपने लेक्चर में, आप हमारे पेड ग्रुप की कुछ लेक्चर देख लेना, वो फ्री अवेलेबल है। हमारी सोर्स भी लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी ही रहती है, इसलिए ये मोस्ट अवेटेड कोर्स है, क्योंकि ये बहुत ही बच्चे इनरोल करते हैं इस बैच में, क्योंकि उन्हें पता है कि सर वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछेगा। अब देखो आप चार्टर्ड एक्ट 1833 का देख लो, ये सारे स्क्रीनशॉट आपके एनसीईआरटी सॉरी आपके लक्ष्मीकांत के बुक से ही है। चार्टर्ड एक्ट 1833 क्या कहता है, अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड स्टेटेड दैट द इंडियंस शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर दी कंपनी। किसकी बात हो गई, 1833 की। देखो 1833 की ऑप्शन देख लो, मैच कर लो आप। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन रिमूव्ड इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर सर्विसेज। देखो डायरेक्ट, कोई डाउट नहीं हो चाहिए, डायरेक्ट आपका बन गया। नेक्स्ट देख लो आप 1813 का देख लो, 1813 का देख लो। द फीचर ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलोज, फर्स्ट, इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, that is the Indian trade was thrown open to all British merchants. However, it continued the monopoly of the company over tea and trade with China. ये आपका 1830 का है और देख लो आप मिला लो 1830 का ऑप्शन नंबर 4, टर्मिनेशन ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडियन ट्रेड। देख लिए, सेकंड भी आपसे मिल गया। लास्ट देख लो आप, आपको आंसर आपका मिल जाएगा 1853। अब 1853 क्या कहता है, इसकी प्रोविजन देखो, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है उनको ये सेपरेट कर दिया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स, एडिशन मेंबर अब इंक्लूड हुए, कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर। क्या कहा जाता था उनको, लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू द काउंसिल। इन अदर वर्ड, इट एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब क्या हुआ, इसमें एड ऑन किया गया। ऑप्शन देख लो आप 1853 का, इनलार्जमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1853। देखो सारे स्क्रीनशॉट से आपका आराम से इजी सॉल्व हो गया लक्ष्मीकांत के बुक से, सारा कुछ लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, कहीं से कुछ बाहर नहीं है। आप देख लो बी का क्या हो गया आंसर, बी का 4 हो गया। आप देखो बी का 4, ये गया, ये गया, बी का 4। ए का देख लो आप, उससे पहले आप सी का देख सकते हो, द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, ये क्या था, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट। सी का देख लो, सी का 2, ये भी सही है, दोनों सही है। डी का 1, डी का देख लो, द चार्टर्ड एक्ट 1853 क्या किया था, इनलार्ज किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। देखे, एक ही सोर्स से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये भी देख सकते हो आप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इट डिवाइडेड द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 कैटेगरीज, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। सेकेंड स्टेटमेंट, द सेंट्रल सब्जेक्ट वेर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। गॉट माय पॉइंट। अब यहां पे आप अगर पढ़े होगे, आप थोड़ा सा सोचना कि जो डायरार्की का कॉन्सेप्ट था वो कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में, क्या वो सेंटर में हुआ था या वो प्रोविजन में हुआ था, आपको ध्यान आ जाएगा। थर्ड, प्रोविजनल गवर्नमेंट वेयर ग्रांटेड द पावर टू मेक देयर ओन बजट एंड लेवी टैक्सेस। 3 ऑप्शन है, सही आंसर आपको देखना है। चलिए पढ़ते हैं स्क्रीनशॉट से। पहला, it separated for the first time provincial budget from the central budget and authorized the provincial legislature
टू इनेक्ट देयर बजट 1999 का। दैट मींस ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, 1919 का बात हो रहा है। इट प्रोवाइडेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू टू कैटेगरीज, नेमली द सेंट्रल सब्जेक्ट एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। दैट मींस ये भी आपका सही है। थर्ड देख लेते हैं अब। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ध्यान रखो, प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। यहां क्या दिखा रहा है आपको? द सेंट्रल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल नहीं सेंट्रल दिखा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सही स्टेटमेंट हो गया आपका 1 और 3। सारे क्वेश्चन डुएबल थे। जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो थोड़ा सा हार्ड था, अदरवाइज सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड द करेक्ट option that captured the changes made in Article 74 Clause 1 of the Constitution with the help of 42nd Constitutional Amendment Act 1973, your mini constitution. First, executive power of the Union shall be vested with the President of India. Second, the Prime Minister has the duty to brief the President about the decision of the Council of Ministers. Third, the President shall exercise his or her functions on the advice by the Council of Ministers headed by the Prime Minister. And fourth, the President shall have the right to summon or prorogue the houses of the Parliament. देखो, ये पूछ रहा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। बाय द वे ये ऑप्शन अपने आप में सही है, ये भी सही है, चारों ऑप्शन सही हैं, बट पूछ क्या रहा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चेंजेस क्या हुए हैं। ये भी आपके देखो प्रेसिडेंट के चैप्टर में है, स्क्रीनशॉट आपके सामने है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम और हर ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। आर्टिकल 53 ये बात कहता है, ये सही है, बट इससे 42nd का कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड, there shall be a council of minister with the prime minister to at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his or her function act in accordance with such advice. आर्टिकल 74 ये भी अपने आप में सही है, बट 42nd से इसका कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। आर्टिकल 75 अपने आप में सही है। दिस प्रोविजन इज द फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वैसे इन तीनों आर्टिकल को याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट अब बात आता है आपके जहां से क्वेश्चन पूछा था। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 enacted by the Indira Gandhi government made the president, याद रखना, made the president bound by the advice of council of minister headed by the prime minister। ध्यान रखना, headed by the prime minister, यही आपका पूछ रहा है 42nd का। the president shall exercise his or her function on the advice of the council of minister headed by the prime minister। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, थर्ड क्वेश्चन का। Got my point? अब हम लोग इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमने देख लिया 28 जो हमारी थर्ड क्वेश्चन थी। देन अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर फोर्थ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की फंक्शनैलिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब देखो आप ऑप्शन, ही ऑडिट्स द रिपोर्ट ऑन द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। Second, he controls the issue and receipt of money from the Consolidated Fund of India. Third, he audits and reports on the expenditure of all bodies substantially financed from the union or state revenue. तीन ऑप्शन है, कौन सा सही है वो देखते हैं। He or she audit the accounts related to expenditure from the Consolidated Fund of India, Consolidated Fund of each state and Consolidated Fund of each union territory having a legislative assembly. Second, he or she audit all transaction related to the contingency fund, वही बात है। Third, he or she audit all trading, manufacturing, profit and loss account. That means क्या है, इनका रोल क्या है? इनका रोल है ऑडिट का। ऑडिट कब करेंगे? जब एक्सपेंडिचर इनकर हो जाएगा। जब एक्सपेंडिचर इनकर हो गया देन ही तो उसके बाद वो ऑडिट कर पाएंगे रिपोर्ट का कि क्या जो एक्सपेंडिचर हुआ वो सही था या वो गलत था। व्हाट माय पॉइंट? तो आप देखोगे ही ऑडिट
द रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है ये, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड, ही कंट्रोल, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी ये फंक्शनैलिटी ही नहीं है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, इनकी फंक्शनैलिटी है सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करने का, ना कि किसी जो भी रेवेन्यू है, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उनको ये कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट की वजह से आपका आंसर सही होगा 1 और 3। आप यहां से स्क्रीनशॉट पड़ी हुई है, आप इजीली चेक कर सकते हो ये सारी चीजों को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसा कोई डिफिकल्टीज इसके अंदर नहीं था। नाउ सबसे फेवरेट टॉपिक आपके यूपीएससी एग्जामिनर का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। नेम ऑफ द कमिटी, की रिकमेंडेशन, बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी। चारों की जो भी की रिकमेंडेशन है वो भी दे दिया। अब एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायती समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। दीज टियर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड लीगली थ्रू अ डिवाइस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। कौन कहता है ये बात? ये बात कहता है आपका बलवंत राय मेहता कमेटी। क्रिएशन ऑफ जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत, यही कहता है बलवंत राय मेहता कमेटी। और ये बलवंत राय मेहता कमेटी, और ये आपका लक्ष्मीकांत के बुक में दिया हुआ था, इसको ध्यान रख सकते हो। सारे स्क्रीनशॉट वहीं से। सेकंड, द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2-tier सिस्टम। अब 2-tier सिस्टम की बात हो रही है, दैट इज जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल and below it the mandal panchayat consisting of a group of village with a total population of 15,000 to 20,000। अब ये कौन कह रहा है? ये आपके कह रहे हैं अशोक मेहता कमेटी। यही बात ये कहे हैं, क्रिएशन ऑफ जिला परिषद एंड मंडल पंचायत। देखो ये भी आपके लक्ष्मीकांत के रिसोर्स से है। थर्ड, अ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शुड बी क्रिएटेड। He or she should act as the chief executive officers of the Jila Parishad and should be in charge of all the development department at the district level। कौन कह रहा है ये? जीवीके राव कमेटी। कौन कह रहा? जीवीके राव कमेटी। दैट क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, वही कह रहे हैं आपके जीवीके राव कमेटी। नाउ नेक्स्ट, अब लास्ट वही बच गया आपके एलएम सिंघवी, जो कहे थे दैट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा देना, वही कौन कहा था? आपका एलएम सिंघवी कमेटी। तो ये आपका ऑप्शन सही होता है। 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 एंड 4 का 1। गॉट माय पॉइंट? तो ये भी देख लो, ये भी क्वेश्चन आपके लक्ष्मीकांत के रिसोर्स है। ये देखो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वाइट इंपॉर्टेंट। नॉट करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा, हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा, सबऑर्डिनेट के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से नॉट करेक्ट कौन सा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये स्टेटमेंट सही है बट ये आंसर गलत है, ठीक है। सेकंड, हाई कोर्ट इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी स्टेटमेंट सही है लेकिन ये ऑप्शन गलत है। थर्ड, सबऑर्डिनेट कोर्ट इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होता है, ध्यान रखना, ये आपका सही आंसर है। सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होता है। ऑल कोर्ट इन इंडिया आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी स्टेटमेंट सही है बट ये आंसर यहां पे गलत है। यहां देख लो, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहां देख लो, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये आपका लक्ष्मीकांत के रिसोर्स से लिया हुआ है। सेकंड, जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट, देख लो यहां पे, यहां भी है अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट आपने जितना भी देखा, आप सारे देख रहे हो कि सारे के सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। मतलब आपको इसका कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ही पूरी लक्ष्मीकांत को बेसिस मानते हुए उसको मतलब उसी के न्यू पे हम लोग पूरे फाउंडेशन बैच को डिजाइन किया अपने पॉलिटी का। आप चाहो तो मेरे साथ पॉलिटी हमारी जो पेड लेक्चर है उसमें जरूर पढ़ सकते हो। रिसेंटली इसकी प्राइस मैंने आपको बता रखा है। इंडिपेंडेंस डे की ऑफर है, चल रही है 7999। जल्दी डिसीजन लो आप, क्योंकि आप लेट होगे तो आपकी सक्सेस भी लेट होती रहेगी, इसलिए आपको लेट नहीं करना है। एम आई क्लियर टिल हियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटी एनालिसिस ऑफ CAPF पेपर 2025। ये सारी बातें हो गई, बट अब आपको नेक्स्ट ईयर की तैयारी कैसे करना है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। हमारी ट्रेंड से रिलेटेड बातें होगी, हमने एनालिसिस भी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। रोहन सर, उसके बारे में कुछ बताइए। जरूर मैं बताऊंगा।
आप सबसे पहले आपके पास ऑलमोस्ट 11 मंथ है, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि 19 जुलाई को आपका एग्जाम है नेक्स्ट ईयर। 11 मंथ है, इसमें आपके पास एक सही मेंटोर होनी चाहिए, जो यूसी एकेडमी से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। यूसी एकेडमी की आप पेड कोर्स परचेस करो एट द रेट ऑफ 7,999। देन उसके बाद हमारी गाइडलाइंस में जो हर वीक टेस्ट होगी उस टेस्ट को देते रहो, साथ ही साथ जो सिलेबस चल रही है उसको कंप्लीट करते चलो, क्योंकि सिलेबस में डिले करोगे तो आपकी सक्सेस ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगी। सिलेबस कंप्लीट करते चलो, जो वीकली टेस्ट होगा उसे देते चलना, क्लास से नोट्स बनाते रहना। अदरवाइज आप नोट्स नहीं बनाओगे तो ये जो हमारी स्लाइड होगी, जो हमारी पीडीएफ होगी, वो आपके पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा। पोर्टल में वो अपलोड हो जाएगी, आप उसे या तो आप हार्ड कॉपी निकाल लो या सॉफ्ट कॉपी की मदद से उसे भी पढ़ सकते हो। ये पैटर्न को जो आपने एनालिसिस किया है, इस पैटर्न से आप ये नहीं समझना कि नेक्स्ट ईयर या तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी या इससे कम आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैंने आपको बताया रियल 15+ क्वेश्चन वो नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकता है, जो हमारी लेक्चर में होंगी। हम लोग आप देखना मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा, ये हमारी आपसे वादा है। सो आज की लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग दूसरे एनालिसिस को देखेंगे, पॉलिटी हो गया, देन हम ज्योग्राफी इकोनॉमी की बातें करेंगे, ताकि आपको आइडिया लगते रहे कि यूसी एकेडमी आपको कैसे तैयारी करवाने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट इन माय क्लास। हैव अ वंडरफुल डे। जय हिंद।